हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, बहुत सारे वीडियोस मैंने तुम्हें प्रॉमिस किए थे इन टाइम विद रिलेशनशिप टू योर जुडिशरी प्रिपरेशन, लेकिन इस जुडिशरी प्रिपरेशन में एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दैट टॉपिक इज समथिंग दैट यू शुड ऑल नो एंड दैट टॉपिक इज जुडिशियल डॉक्ट्राइन्स। तो मैंने एक पार्ट इसका कर लिया है। आई होप यू वर अ पार्ट ऑफ दैट वीडियो, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेक श्योर दैट आप वो वीडियो देखिए। मैंने उसमें सारे डॉक्ट्राइन्स पढ़ा है। ना व्हाट इज डॉक्ट्राइन्स ऑल अबाउट? सो डॉक्ट्राइन्स आर वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल्स, वो फॉर्मूलाज जिसके बेसिस पर जुडिशरी फैसला करती है। नाउ बिलीव मी यू कि हमें ज्यादातर, और बिकॉज आप लोग सब जुडिशियल एस्पिरेंट्स हो, इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट कि आपको ये सब कुछ आए, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये रियलाइज होगा कि आपकी जितनी भी जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस होती है, जितने भी फैसले होते हैं, वो किसी ना किसी डॉक्ट्राइन को फॉलो कर रहे होते हैं, बिकॉज दिस इज कम फ्रॉम एजेस, फ्रॉम वे बैक, टाइम इमेमोरियल से ये धीरे धीरे डेवलप होते हुए जा रहे, और इसीलिए ये एग्जाम्स में बड़े कॉमनली पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर कि आपको ये डॉक्ट्राइन्स अच्छे तरह से आए। मैंने यहां पर कुछ डॉक्ट्राइन्स पहले खत्म कर दिए थे एंड आई एम श्योर कि तुम्हें वो सारे के सारे रियलाइज हो ही गए होंगे, बट मैं फिर भी जस्ट टू स्मॉल टेक अ रिकैप, मैं वो थोड़ा सा समराइज कर दूंगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। 50% तक ऑफ आपको प्राइसेस मिल जाएंगे अगर आपने यूज किया मेरा कोड सिडलाइव SIDLIVE। जितनी जल्दी हो सके इसको ज्वाइन करो। टारगेट एग्जाम अपने अनुसार देख लो, जो ड्यूरेशन का लेना चाहते हो वहां पर जहां रेफरल कोड है वहां पर यूज कर लेना सिडलाइव SIDLIVE, एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो हम लोगों ने यहां पर, मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आई कैन नॉट हैव अ बेटर वर्ड देन दिस, हम लोगों ने कुछ डॉक्ट्राइन्स पहले खत्म कर दिए थे। सो हम लोगों ने कर लिए थे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ओके, हम लोगों ने थोड़े और डॉक्ट्राइन्स भी यहां पर खत्म कर दिए थे। मैं एक बार जस्ट फॉर द नेम सेक उनको रिकैप करना आपके साथ चाहता हूं। सो जस्ट पे क्लोज अटेंशन टू ईच ऑफ देम। सो एक एक करके देख लेते हैं। ओके, विल बी एबल टू सी सम ऑफ देम। ओके, इन द पास्ट दैट वी हैव डन, हमने डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस इन वेरी शॉर्ट एयर्स कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते विच इज नॉट अलाउड टू यू इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बीइंग इलीगल एंड इन बीइंग अल्ट्रा वायरस। तो आमतौर पे ये कंपनी लॉ में यूटिलाइज होता है। दिस इज व्हाट इज यूटिलाइज इन कंपनी लॉ, कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, कैन दे गो बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और नॉट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस हैविंग सेड सो डज नॉट मीन कि हमारे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं यूज होता। सर्टनली इट कैन बी यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। अल्ट्रा वायरस का कॉन्सेप्ट इज यूटिलाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। जब बात बोली जाती है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 13 बोलता है that the state shall not make any law which violates, abridges, contravenes anything in part 3 of the constitution, और तुम्हारे स्टेट ने ऐसा कुछ बना दिया, so the state has made something on this। तो एक बार मैं सामने से हटा देता हूं तो you can actually read this, and the reading over here will be very very clear कि the term ultra vires signifies a concept which is distinct from illegality in the loose or the widest sense। everything that is not warranted by law is illegal, but in its proper or strict connotation, ये but है हट की जगह, okay, but in strict connotation illegal refers to that quality which makes the act itself contrary to law। ये बड़ा जरूरी है। अल्ट्रा वायरस का वर्ड कैपेसिटी के वर्ड्स में आता है, नॉट इन एनीथिंग एल्स। तो ऐसा बहुत बार हो सकता है कि वो इलीगल है या अल्ट्रा वायरस है, इस पर डिस्कशन हो जाए। सो देयर आर मेनी क्राइम, मेनी एन एक्ट्स जो हो सकता है कि इलीगल ना हो लेकिन वो फिर भी अल्ट्रा वायरस हो। सो दिस इज समथिंग दैट डील्स विद जुरिस्डिक्शन, दैट डील्स विद योर पावर, ओके, एंड इंट्रा वायरस है तो अल्ट्रा वायरस का ऊपर ऑपोजिट हो जाएगा इंट्रा वायरस। अगर अल्ट्रा वायरस है तो इट इज आउटसाइड द पावर्स, इंट्रा वायरस है तो विद इन द पावर्स। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन काफी डिटेल में कर लिया था। सो वी विल नॉट डू दिस पार्ट फॉर द टाइम बीइंग। फिर हम लोगों ने एक्चुअली उसी टाइम बोला था कि जब हम अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर रहे थे, जब स्टडी कर रहे थे, तो मैंने बोला था मैं डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू पढ़ाऊंगा। बिकॉज कैसे पता चलेगा, हाउ विल यू गेट टू नो दैट अ पर्टिकुलर थिंग इज इंट्रा वायरस और अल्ट्रा वायरस?
ये तभी पता चलेगा व्हेन द कोर्ट्स विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू चेक इट। अगर कोर्ट को ये चेक करने का ही पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगा, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा कि ये लॉ क्या है, ये ठीक है गलत है, तो हाउ आर यू गोइंग टू नो कि ये विद इन द कैपेसिटी है, ये विद इन द पावर्स है, या आउटसाइड ऑफ द पावर्स है। So the doctrine of judicial review is something that can be very well easily read within this part. आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अल्ट्रा वायरस जरूर पढ़ेंगे। So आज का टॉपिक्स विल बी रिलेटिवली लार्ज, ओके, एंड रिलेटिवली मोर इन नंबर। तो आज का वीडियो ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा चौड़ा होने वाला है। So let's pay close attention to the next one. फिर हमने किया था डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। नाउ व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी? सेवर वर्ड जो आता है वो आता है फ्रॉम कटिंग, यू कट समथिंग। लेकिन क्या कट करना है और कितना कट करना है, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तो अगर मैं सेवरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखता हूं, ओके, सो सेवर का मतलब होता है टू कट। अब होता क्या है कि कभी कभी व्हेन द लॉ इज बीइंग इज पासिंग थ्रू द जुडिशियल मस्टर एंड द लॉ के ऊपर जुडिशियल रिव्यू यूटिलाइज हो रहा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट्स आर रियलाइजिंग कि यार ये पूरा लॉ इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कीवर्ड समझो, ये पूरा लॉ इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यस, देयर आर सर्टेन पोर्शंस ऑफ दिस लॉ which are unconstitutional. Now that brings us to a very dangerous scenario. अगर मेरे पास पूरा law is not unconstitutional and only a part of the law is unconstitutional, I am in a very major fix. क्या मैं एक छोटा सा portion of the law की वजह से या फिर a part of the law की वजह से पूरा का पूरा law को, तो I should throw it, you know, so ये should I throw the baby with the bath water? No. मुझे उससे ज्यादा जरूरी यह है कि कैन आई, तो सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट विल से लेट अस ट्राई एंड प्रिजर्व द लॉ इफ इट इज पॉसिबल। वर्ड समझो, इफ इट इज पॉसिबल। यस, इफ इट इज पॉसिबल मतलब सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ट्राई करेंगे कि ऐसे करते हैं, लेट अस ट्राई एंड कट ऑफ वो पोर्शन ऑफ द लॉ जो कि हमको लगता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये हमको लगता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमको लगता है ये इलीगल है, ये इनवैलिड है, इसको काट के फेंक देते। रेस्ट ऑफ द लॉ प्रिजर्व हो सकता है तो हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। सो व्हाट डज इट से? सो आई अलाउ यू टू रीड इट। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अलाउज द कोर्ट्स टू इनवैलिडेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स ऑफ द स्टैट्यूट्स व्हाइल कीपिंग द रेस्ट इंटैक्ट इफ, अरे ये बड़ा जरूरी है, इफ दे कैन स्टैंड अलोन। यानी कि यहां पर देयर हैज टू बी ए टेस्ट। द टेस्ट देयर इज कि अगर मैं वो इनवैलिड पोर्शंस हटा देता हूं, अगर मैं वो इनवैलिड पोर्शंस हटा देता हूं, तो क्या जो रेस्ट ऑफ द लॉ है वो होल्ड कर पाएगा? विल इट बी स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन लिम्ब? अगर वो खुद ही इनइफेक्टिव हो जाता है, मैंने वो पोर्शन हटाया, पता चला वही ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द लॉ था, ओके, वो हटाया और वो बाकी लॉ वेस्ट ही हो गया, वो यूजलेस हो गया, तो फिर मुझे ऐसे लॉ का करना क्या है? देन आई वुड से दैट यू कैन नॉट अप्लाई डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी ऑन सच अ लॉ। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के लिए पहले टेस्ट करना पड़ता है कि एक बार मैंने वो पोर्शन जो मुझे इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो कोर्ट ने हटाया, तो द रेस्ट ऑफ इट शुड बी एबल टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, अदरवाइज ये गेम खत्म हो जाएगी। सो इन द वेरी फेमस केस कॉल्ड एज श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, सुप्रीम कोर्ट ने यही रियलाइज किया था, और रादर इट हेल्ड that section 66A of Information Technology Act, मैंने क्या बोला? So section 66A of Information Technology Act, वो जो एक्ट है वो पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को उठाकर फेंकना नहीं है। So I don't have to ditch the entire one. I will only be worried about section 66A of Information Technology Act, जो कि इस केस में चैलेंज हुआ था। तो अगर तुम्हें याद है श्रेया सिंघल केस ट्विटर फेसबुक केस था, उस केस के अंदर ये डिस्कशन होता कि सेक्शन 66A जो वर्ड्स यूज कर रहा था वो बड़े ही आर्बिट्ररी थे, बड़े ही एम्बिगुअस थे, उसका सब्जेक्टिव मीनिंग निकाला जा सकता था, उसकी वजह से डॉक्ट्राइन ऑफ चिलिंग इफेक्ट आ सकता था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो माइट एज वेल सेक्शन 66A को हटा देते, बाकी लॉ को छोड़ देते, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। फिर मैंने एक और डॉक्ट्राइन पढ़ाया था और वो था डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। तो मैं यहां पर सिर्फ फटाफट रिकैप कर रहा हूं। दोज ऑफ यू हु आर रियली इंटरेस्टेड, हु आर रियली सीरियस एस्पिरेंट्स, इट विल डू यू अ वर्ल्ड ऑफ गुड अगर तुम प्रीवियस वीडियोस को जाकर खुद देख लोगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सारे वीडियोस को खुद कर लो, देख लो,
and I'll be happy to teach you. So there is a doctrine which is called as doctrine of eclipse. So what is doctrine of eclipse? So doctrine of eclipse बोलता है कि जब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस बने हो, मैंने क्या बोला सर, जब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ नहीं है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस जो बने हुए हैं, अगर उन लॉस के सामने, ओके, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब तब मालूम ही नहीं था कि कौन सा फंडामेंटल राइट आने वाला है। सो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वो बेचारा बना हुआ है, अचानक उसके सामने एक फंडामेंटल राइट आ गया, तो फंडामेंटल राइट ने प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को लिमिट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बोलता है कि हम लोग स्टेट मोनोपोलाइज कर सकता है, एकाधिकार बना सकता है, किसी भी बिजनेस को वो स्टेट बोल सकता है, ना जी सिर्फ हम करेंगे, कोई सिटीजन नहीं करेगा, nobody else will do it. Now this can create a very major havoc in the life of Article 19 subclause 1 subclause G. सर इसमें हैवक क्या हो जाएगा? अरे बाबा, ये है फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब फंडामेंटल राइट आया 1950 में, और फंडामेंटल राइट ने बोला कि नहीं, एवरी सिटीजन कैन डू एनी ऑक्यूपेशन, कैन डू एनी ट्रेड, कैन डू एनी बिजनेस। अब ये सारी सिचुएशन में एक मेजर प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फॉर एग्जांपल ये बोलेगा ना जी ना, ये जितना भी ऑक्यूपेशन है, जितना भी ट्रेड है, जितना भी बिजनेस है, ये सिर्फ ओनली एंड ओनली स्टेट करेगा। डोंट यू थिंक कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इस फंडामेंटल राइट के बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहा है? लेकिन इसको वो सजा नहीं मिलेगी जो जानबूझ के लॉ बनाया जाए। ध्यान से सुनना, जब ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बना था, किसी को पता थोड़ा था कि फंडामेंटल राइट विल कम आफ्टर अ फ्यू इयर्स, या फिर व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट। ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे लॉ को इतनी बड़ी सजा नहीं देते कि हम इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। नो 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 नो, ये ज्यादा हो जाएगा। इससे अच्छा हम इसको डोरमेंट रखते हैं जब तक कि ये ग्रहण नहीं हटता। क्या नहीं हटता? एक्लिप्स नहीं हटता। सो एक बार आई जस्ट आस्क यू टू रीड दिस। डॉक्ट्राइन ऑफ eclipse is a legal doctrine that states that a law that is inconsistent with a fundamental right is not invalid. It is not totally dead, but overshadowed by the fundamental right. The inconsistency, which is a conflict, can be removed by constitutional amendment. The amendment to the relevant fundamental right will remove the eclipse and the entire law becomes valid. So the point here is, ये कब तक रहेगा? ये कब तक eclipse रहेगा? ये तब तक एक्लिप्स रहेगा जब तक कि वो फंडामेंटल राइट में तुम कोई एक्सेप्शन ना क्रिएट कर दो। सो ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि जो मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया, ये एक सच में एग्जांपल था। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक लॉ था विच वाज द सीपीएन बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट। सीपीएन बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1947 का था, मतलब ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ था। अब जो सीपीएन बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट आया, तो उसने बोला कि जी जो सेंट्रल प्रोविंसेस, सीपी का मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस, तो बोला कि जो सेंट्रल प्रोविंसेस है ना, उन सेंट्रल प्रोविंसेस में जब भी कोई भी मोटर व्हीकल्स का बिजनेस होगा, वो केवल स्टेट करेगा। अच्छा जी, थोड़े दिनों के बाद एक फंडामेंटल राइट आया। फंडामेंटल राइट का नाम था आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। अच्छा जी, वो क्या बोल रहा है? वो बोले जी दुनिया इधर की उधर हो जाए, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू डू एनी ऑक्यूपेशन, एनी ट्रेड और बिजनेस। मैंने बोला भैया ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? ओके, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोल रहा है मोनोपोली करने को, और तुम लोग बोल रहे हो कि फंडामेंटल राइट बोल रहा है कि यू कैन डू एनी ऑक्यूपेशन, यू कैन डू एनी ट्रेड, एनी बिजनेस। ये तो बड़ा अजीब सी बात है, सिचुएशन ही चेंज होती जा रही है। सो ये एक्लिप्स में आ गया। क्या मैंने बोला सर? ये ग्रहण में आ गया। अब ये ग्रहण कब तक चलेगा? ये ग्रहण तब तक चलेगा जब तक फंडामेंटल राइट की ये शैडो रिमूव नहीं होगी। सर रिमूव कैसे होती है फंडामेंटल राइट की शैडो? फंडामेंटल राइट की शैडो रिमूव करने का एकमात्र तरीका है कि उसमें कोई एक्सेप्शन क्रिएट किया जाए। ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, इसमें जो एक्सेप्शन क्रिएट हुआ वो था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 से। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 से ये एक अमेंडमेंट क्रिएट हुआ, और अदर एक्सेप्शन क्रिएट हुआ
कि अगर स्टेट चाहे, वर्ड ध्यान से सुनना, अगर स्टेट चाहे तो द स्टेट कैन और वर्ड बोला इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक मेक एन एक्सेप्शन टू इट। और इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक का मतलब क्या हुआ? इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक का मतलब यह हुआ कि स्टेट चाहे तो मोनोपोलाइज कर सकता है। यह बाहर मौका मिल गया। अब जब वो मौका मिलेगा तो ही ये इक्लिप्स से हटेगा। इसको बोलते हैं, ये केस आया था भीकाजी नारायण ढाकरास केस, ये वही केस है एक्चुअली। तुम अगर इसको ध्यान से देखोगे, आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी दिस और नॉट, सीपीएन बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1947 जो मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया। सो एवरीथिंग कैन बी स्टडीड, पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए, और ये सारे डॉक्ट्राइन्स पढ़ लेने चाहिए। चल, ये हो गया हमारी समराइजेशन ऑफ द और द रिकैप ऑफ द प्रीवियस वीडियोस। आज का टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक स्टार्ट करते ही पहला हमारा जो टॉपिक है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। क्या है सर? मैं हट जाता हूं एक बार। सर इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या है? सो लेट्स फर्स्ट ब्रेक द वर्ड्स। ओके, सो लेट्स ब्रेक डाउन द वर्ड्स। ये है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब लॉ बनाना, यस। कलरेबल मतलब इसको अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। अब ये कौन सी इंटरप्रिटेशन है? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। सपोज मैं तुमको, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ओके। सपोज मैं तुमको बोलूं कि तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। ठीक है सर, है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ऐसा चाह रहा हूं कि तुमको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ना मिले, तो मैं क्या कर सकता हूं? पहला तरीका है कि मैं ना तुम्हारे पूरे शहर पे कर्फ्यू लगा देता हूं। वेरी गुड, क्या लगा दिया? कर्फ्यू लगा दिया। तो मैंने तुम्हारे पूरे एरिया पे कर्फ्यू लगा दिया। वेरी गुड। मिलिट्री को बोल दिया, आर्मी को बोल दिया, कोई बाहर आएगा गोली मार देना। यार ऐसे मत करो। तो मैंने क्या किया? तो मैंने डायरेक्टली इन्फ्रिंज किया। वर्ड ध्यान से सुनो, मैंने डायरेक्टली इन्फ्रिंज किया तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को। वेरी गुड। तो अब तुम मेरे सामने आ गए और तुमने बोला, हाँ सर सर ये क्या कर रहे हो यार, आप तो है ना सीधा सीधा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट लेकर जा रहे हो, ऐसे अच्छी बात होती है क्या? ये तो गलत बात है। मैंने कहा ठीक है, अब मैं समझ गया। ओके, अब मैंने एक और जुगाड़ निकाला। जुगाड़ है न्यू स्टाइल। सो व्हाट इज द न्यू जुगाड़? मैं क्या सोच रहा हूं, ऐसे डायरेक्ट नहीं करूंगा। अच्छा डायरेक्ट नहीं करूंगा ना, मैं डायरेक्ट नहीं करता। अब मैं इनडायरेक्ट करूंगा। क्या इनडायरेक्ट करो? मैंने सोचा, मैं क्या बोलता हूं, मैं ना रोड्स की टोल टैक्स बढ़ा देता हूं 10 लाख रुपए। क्या? 10 लाख रुपए। अब अगर तुम रोड से गए तो 10 लाख रुपए दोगे, शहर से बाहर निकलने के लिए टोल टैक्स 10 लाख रुपए, और ट्रेन की टिकट कर देता हूं 50 लाख रुपए। क्या? हाँ, और एयरपोर्ट के भी टैक्स बढ़ा देता हूं, प्लेन की टिकट्स कर देता हूं 1 करोड़। ये क्या कर रहे हो यार? मैंने तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं लिया, लेकिन मेरा एक्शन कलरेबल है। इट इज इनडायरेक्टली डूइंग व्हाट आई एम नॉट अलाउड टू डू डायरेक्टली। सो इन अ वे मैं इनडायरेक्टली भी वो नहीं कर सकता जो मुझे डायरेक्टली करना मना है। ऐसा एक्शन जो कि कलरेबल है, जो कलर दिया जा सकता है, ऐसा लगता है, ऐसा बोल है। तो इन अदर वर्ड्स का मैक्सिम क्या है? यू आर नॉट अलाउड टू डू इनडायरेक्टली व्हाट यू आर नॉट अलाउड टू डू डायरेक्टली। अब इसको डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन को हम कहां यूज करते हैं? अब मान के चलो सो पहले मैं तुम्हें बता देता हूं। सो दिस इज अ लैटिन मैक्सिम अगेन, ओके। सो दिस इज अगेन कमिंग आउट। सो ये मैक्सिम है और ये एक और मैक्सिम से पॉइंट कर गया। सो क्वांडो और लिक्विड प्रोहिबिटर एक्स डायरेक्टो प्रोहिबिटर एथ पर ओब्लिकम। एक्चुअली इसका मतलब यही हुआ कि यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली व्हाट यू कैन नॉट डू ओब्लिकली, यानी कि यू कैन नॉट डू इट इनडायरेक्टली। आमतौर पे डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कहां यूज होता है? सर डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन आमतौर पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में प्रॉब्लम कर सकता है। कैसी बातें करो, कैसे? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो द पॉइंट हियर इज, सो जैसे एमआर बालाजी केस में 1962 में
ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप कलरेबल लेजिस्लेशन करो तो यू आर एक्चुअली प्लेइंग अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू कि ये फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ कैसे. 3 लिस्ट है 7th शेड्यूल में, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. ये सबको मालूम है. यस. अब मैं पार्लियामेंट हूं, ठीक है सर, आप पार्लियामेंट हो. पार्लियामेंट के पास पॉसिबिलिटीज है कि मैं लिस्ट नंबर 1 में जाता हूं और लिस्ट नंबर 3 में जाता हूं. यूनियन, ये हो गया पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट. उसी तरह से स्टेट में ओके ये है कि ये लिस्ट नंबर 2 है और लिस्ट नंबर 3 है. नाउ लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल. ओके, लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल, क्लासिकल एग्जांपल. ओके, अब मेरे पास क्या है कि लैंड राइट, ये स्टेट सब्जेक्ट है. तो ये स्टेट है तो पब्लिक ऑर्डर एंट्री नंबर 18 स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास आ गया. वैसे ही यूनियन के पास कुछ मैटर्स है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एटसेट्रा, एंड देन देयर आर सर्टेन कंकरेंट मैटर्स आल्सो. नाउ लेट मी जस्ट थिंक अबाउट दिस. सपोज मैं ऐसा, वैसे काइंड ऑफ स्टूपिड सी चीज है लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज मैं ये बात बोलूं कि यार मैं यूनियन हूं और डिफेंस मेरे हाथ में, हाँ वेरी गुड, और स्टेट जो है लैंड उसके पास में, बोले यस. अब मेरा इरादा, मैं पार्लियामेंट हूं और मेरा इरादा ये है कि यार जितना लैंड है ना वो यूनियन पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाना स्टार्ट कर दे. कैसे बनाओगे सर, हद होगी. डायरेक्टली थोड़ा ना कर पाओगे. हाँ, डायरेक्टली कौन कर रहा है, कलरेबल लेजिस्लेशन से करता हूं. कैसे, मैं ऐसा कुछ खेम खेल देता हूं, राइट. मैं ऐसा कुछ, आई एम जस्ट टेकिंग स्टाइल, यू नो, शैतान बुद्धि, आई एम जस्ट यूजिंग. मैं सोचता हूं इंडिया के डिफेंस की जरूरत है कि इंडिया को बहुत सारा डिफेंस लैंड चाहिए, हमको ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी जमीन चाहिए. तो मैंने डिफेंस से रिलेटेड एक लॉ बनाया और ये बोला कि जितने भी स्टेट्स में जितना भी लैंड है वो सारा का सारा डिफेंस को दे दिया जाए. ये क्या कर रहे हो यार, यू आर मेकिंग अ लॉ एक्चुअली ऑन लैंड जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट है, इन द गार्ब, इन द इनडायरेक्ट सपोजिशन कि आप बना रहे हो ऑन डिफेंस. बात समझ में आ रहा है कि नहीं. सो देखा जाए, सो आई एम डूइंग कलरेबल लेजिस्लेशन. आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. अब ये एक हो गया. इट कैन बी ऑल्सो इन द फॉर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट. तो एक बड़ा फेमस केस था which was called न्यूज़प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी, बेनेट कोलमैन केस. तो उसमें क्या है, सपोज मैं ये बात बोलूं कि यार मुझे ना फ्रीडम ऑफ प्रेस रोकनी है. सर कैसी बात करो, फ्रीडम ऑफ प्रेस कैसे रोक सकते हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं रोक सकते. नहीं सर, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आप डायरेक्टली ऐसा पंगा ले ही नहीं सकते. नहीं ले सकता, नेवर माइंड. मैं क्या सोच रहा हूं, एक लॉ पास कर देता हूं और लॉ ये बोल देता हूं कि न्यूज प्रिंट, जो कागज होता है जिसके ऊपर कि ये पेपर, न्यूज़पेपर छपता है, वो आज के बाद, और वो ज्यादातर इंपोर्ट होता है, इंडिया में बनता नहीं है, एटलीस्ट 70s में तो नहीं बनता था. तो मैं एक पॉलिसी बनाता हूं, न्यूज प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी, और मैं क्या बोलता हूं, या बाहर से न्यूज प्रिंट आएगा ही नहीं. व्हाट, न्यूज प्रिंट आ ही नहीं रहा, न्यूज प्रिंट आएगा ही नहीं, न्यूज़पेपर बनेगा ही नहीं. वेरी गुड. क्या मैंने किया, आई हैव डन व्हाट इज कॉल्ड एज कलरेबल लेजिस्लेशन. आई हैव डन इनडायरेक्टली व्हाट आई वाज नॉट अलाउड टू डू डायरेक्टली. So this is how you can play these games. So these games can be played. और ये इतना सीरियस मामला है कि इसको आप कलरेबल लेजिस्लेशन के साथ साथ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो. तो सुप्रीम कोर्ट विल कम क्रैशिंग डाउन ऑन सच अ थिंग्स बिकॉज दिस विल एक्चुअली बी नॉट अलाउड. दिस इज कंप्लीटली इलीगल. सो डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन इज सर्टनली नॉट अलाउड. सो आई होप आपको इस स्टेज तक सबको समझ में आने लग गया है. राइट, आपको अब समझ में आ गया कि किस लेवल तक हम लोग अनअकैडमी पे आपको पढ़ाते हैं. अगर आप अनअकैडमी में पार्ट बनना चाहते हो तो 30 जून तक ये सिड लाइफ कोड यूज करो एंड मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ आवर जुडिशरी सब्सक्रिप्शन. डोंट मिस दीज अपॉर्चुनिटीज फॉर एनीथिंग. तो अगला डॉक्ट्राइन देखते हैं. ओके, तो बड़े इंटरेस्टिंग डॉक्ट्राइन्स है. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट डॉक्ट्राइन. तो अब तक सारे समझ में आते जा रहे हैं. किसी को कोई डाउट आएगा प्लीज मेक श्योर कि आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए एंड वी विल एड्रेस एवरी डाउट पॉसिबल if it is reasonable and it is to the point. Let's look at the next one. Next is doctrine of separation of powers. Now this is also a very interesting doctrine. Now what is doctrine of separation of powers? Now first of all हम doctrine of separation of power को पढ़ने से पहले
we will have to travel back in time, all right, and then we'll circle back to this topic once fine. Okay, so what is doctrine of doctrine of separation of power? Now सबसे पहले एक जमाना था, now you have to go really back, okay, so way back, एक जमाना था जब सारी पावर, okay, स्टेट की, when I say separation of powers, I'm talking about state powers. तो सारी पावर्स जो थी वो स्टेट की पावर एक अथॉरिटी में कॉन्सेंट्रेटेड थी, और उस अथॉरिटी का नाम मोनार्क या किंग या फिर क्वीन होता था. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सो देयर वाज किंग और क्वीन. सो ये जो किंग और क्वीन है, आमतौर पे इसके पास सारी अथॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड होती थी, सारी पावर एक ही के पास होती थी. फिर जब सारी पावर एक ही के पास होती है, राइट, जब सारी पावर एक ही के पास होगी, तो आमतौर पे क्या होता है, ऐसे टाइम पर पावर का मिसयूज करीब करीब पक्का है. मेरी बात याद रखना, जब भी पावर कॉन्सेंट्रेट होती है, ये पॉलिटी में मैं पढ़ाता हूं एंड आई एम श्योर कि तुम्हें जुडिशरी में भी ये काम आएगा. जब भी आपके पास पावर कॉन्सेंट्रेट हो गए, किसी एक अथॉरिटी, एक पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास सारी पावर आ जाए, तो इट इज बाउंड टू बी मिसयूज. क्या मतलब? ये ऑलमोस्ट अ गिवन है दैट इट विल बी मिसयूज. ठीक है सर. इफ इट इज मिसयूज, तो या तो किंग या क्वीन खुद, या फिर उसके मिनिस्टर्स, उसके क्रॉनीज या उसके सेनापति, दे विल ट्राई एंड मिसयूज इट. धीरे धीरे ये रियलाइज होने लग गया कि ये जो मुसीबत की जड़ है, ये राजा नहीं है, यह रानी नहीं है. ये जो मुसीबत की जड़ है, इट इज एक्चुअली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर. तुम किसी को भी दे दो, राइट, इट्स नॉट अबाउट द राजा, इट्स नॉट अबाउट द रानी, इट कुड बी द पार्लियामेंट ऑल्सो, इट कुड बी एनीवन. ये किसी को भी दे दो, ही इज गोइंग टू मिसयूज इट लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. सो वेरी लेट इन द डे, एक्चुअली तब तक काफी टाइम हो गया था. ओके, तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रपोज किया गया. मैं पहले आगे बता देता हूं. डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पहली बार एरिस्टोटल ने बात करनी स्टार्ट की इन हिज बुक कॉल्ड एज पॉलिटिक्स, राइट. एरिस्टोटल ने यह प्रपोज किया कि तुम ये क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर करके बैठे हुए. एरिस्टोटल ने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होनी ही नहीं चाहिए. ओके, देयर हैज टू बी सेपरेशन ऑफ पावर. जैसे राजा को सारी पावर मिल जाती है, देयर इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम, उसमें मिसयूज होगा ही होगा. यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक. तो पहला बंदा जिसने ये सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर ना हो, उसकी जगह सेपरेशन ऑफ पावर हो, ये बंदा था या ये थिंकर था एरिस्टोटल. लेटर इन द डे एरिस्टोटल का एक कॉन्सेप्ट आगे प्रपोज किया एक और पॉलिटिकल थिंकर ने, जिसका नाम था लॉकी. ओके, सो ही वाज लॉकी. अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है, तो लॉकी वो है जिसको फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है. एक्चुअली लिबरल थॉट का फादर यही था. लॉकी ने यह प्रपोज किया कि कभी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए और अदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए. जब भी गवर्नमेंट हो, तो पहला किसका नाम आ गया? पहला नाम आ गया एरिस्टोटल का. उसके बाद दूसरा नाम आ गया लॉकी का. ये दोनों ही प्रपोज यही कर रहे थे कि किसी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर होनी स्टार्ट हो जाए. इनफैक्ट लॉकी का एक बड़ा ही मेजर थॉट प्रोसेस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया. इनफैक्ट अगर तुम्हें याद है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली बेस्ड है, इनफैक्ट प्राइमरली बेस्ड है ऑन द लिबरल स्कूल ऑफ थॉट. लॉकी की वजह से ही लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया. देखो वर्ड क्या बोला सर, लिमिटेड गवर्नमेंट. इसको बोला गया लिमिटेड गवर्नमेंट. तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है, ओके, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, सो लिबर्टी वर्ड लिमिटेड वर्ड से आया. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लिमिटेड गवर्नमेंट है. ये लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कौन दे रहा है? ये दे रहा है लॉकी. आइदर वेज, एज आई टोल्ड यू कि इट वाज लॉकी जिसके बेसिस पे, जिसके स्कूल ऑफ थॉट पर
ओके, द टू ट्रेटिसेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना। धीरे धीरे अब ये तो मान लिया यार, ये समझ में आने लग गया कि हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, इन अदर वर्ड्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। मैं धीरे धीरे आगे पता तो, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना और इसके बजाय कुछ और होना, दैट आर टू डिफरेंट थिंग्स कंप्लीटली। सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स कंप्लीटली, एक इज दिस, द अदर वन इज दिस। सो ये however came far later in the day with Montesquieu. Montesquieu, who was the French philosopher, तुम बोर्ड पे देख लो ना, Montesquieu जो था उसने एक्चुअली इसको एक रूल के फॉर्म में दे दिया, वेरी पॉपुलरली कॉल्ड एज द ट्रायस पॉलिटिका। क्या बोला गया इसको? इसको बोला गया द ट्रायस पॉलिटिका। इसने एक बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉस और उसमें इसको लिखा ट्रायस पॉलिटिका, यानी कि जो पॉलिटिकल पावर जो है वो एक में कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट उसके 3 ऑर्गेन्स होने चाहिए। क्या हुए? 3 ऑर्गेन्स। और वो जो 3 ऑर्गेन्स है उनमें से पहले नाम हुआ एग्जीक्यूटिव, दूसरा नाम हुआ लेजिस्लेटिव और तीसरा हुआ जुडिशरी। इनको कैसे डिस्क्राइब करोगे? इनको डिस्क्राइब करोगे, दीज आर द 3 ऑर्गेन्स ऑफ द स्टेट। तो ऑर्गेन जो पहले एक ही था, सारी पावर एक ही के पास थी, सिर्फ राजा के पास थी, वो दिन चले गए। इंस्टेड ऑफ दैट हमारे पास अब 3 ऑर्गेन्स होंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। यानी कि स्टेट विल बी नाउ डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्गेन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो एक बार तुम बोर्ड पे देख लो, तो you can actually take notes also. The doctrine of separation of powers is a political principle that divides the powers of the government among 3 branches, legislative, executive and judicial. ये पहली बार देखो, ये वर्ड समझो, वर्ड पकड़ना बड़ा जरूरी है। The doctrine was first articulated. The keyword is articulated. इट इज नॉट कि अब पहले किसी ने प्रपोज नहीं किया था, पहले भी प्रपोज हुआ था, एरिस्टोटल ने भी बोला था, लॉकी ने भी बोला था, लेकिन दिस वाज फर्स्ट टाइम गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन स्ट्रक्चर एंड दैट आर्टिकुलेशन वाज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। सो मॉन्टेस्क्यू की बुक्स जो थी, ओके, द स्पिरिट ऑफ लॉस, उसमें ये वर्ड आया था, ओके। और यहां पर बड़ा जरूरी था कि सर ये फायदा क्या हुआ। हाँ, फायदा ये होता है कि जब तुम सेपरेशन ऑफ पावर्स करते हो, स्टेट के ऊपर 3 पार्ट्स हो जाते हैं, 3 ऑर्गेन्स हो गए, एक हो गया एग्जीक्यूटिव, एक हो गया लेजिस्लेटिव, एक हो गया जुडिशरी। तो सारी पावर एक के पास नहीं हुई, ये सुनो, कार्यपालिका, विधायिका एंड न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी अपने अपने स्फीयर्स के काम करेंगे, किसी एक के पास सारी पावर नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास टिरेनी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? टिरेनी नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स, तुम्हारा जो स्टेट या कोई एक अथॉरिटी विल नॉट बी एबल टू कॉल ऑल द शॉट्स। वो किसी भी तरह से डिस्पोटिक नहीं होगा, वो डिक्टेटोरियल नहीं होगा, ऑल ऑफ दैट विल हैपन दिस। और जब भी डिक्टेटोरियल नहीं होता, जब भी इस तरह से सिचुएशन नहीं होती, तो आर्बिट्ररी पावर ऑफ द स्टेट नहीं यूटिलाइज किया जाता। हमेशा जब भी यूज करोगे, यूज दिस वर्ड्स, आर्बिट्ररी पावर। व्हाट इज आर्बिट्ररी पावर? आर्बिट्ररी पावर का मतलब होता है जो दिलाए वो कर लो, ओके। यू विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज इट। व्हाई विल यू नॉट बी एबल टू यूटिलाइज इट? बिकॉज कहीं ना कहीं अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गड़बड़ कर रहा है तो लेजिस्लेटिव रोक लेगा, लेजिस्लेटिव गड़बड़ कर रहा है तो जुडिशरी रोक लेगा, जुडिशरी गड़बड़ कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रोक लेगा। सो देयर विल बी अ गिव एंड टेक बिटवीन ऑल द 3 ऑर्गेन्स ऑफ द स्टेट। ये एक दूसरे को रोक लेंगे। सो दिस कॉन्सेप्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट। इन अदर वर्ड्स, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई जो दिल करेगा वो कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। क्या बोला जाता है? इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सो डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
एग्जीक्यूटिव कभी ज्यादा पावरफुल हो गया या फिर कुछ ऐसा गड़बड़ करने लग गया, सो लेजिस्लेटिव उसको रोक लेगा। उसी तरह से लेजिस्लेटिव कुछ गड़बड़ करेगा, शायद एग्जीक्यूटिव उसको पूछे, वैसे वो कम होता है लेकिन फिर भी। और सिमिलरली अगर दोनों ही कुछ गड़बड़ करेंगे तो तुम्हें याद है डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू विल कम इनटू द पिक्चर, जो आज के वीडियो में लास्ट में आएगा। सो आइदर वेज तुम्हारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेकिन ये सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे चलेगा? ये चलेगा बाय व्हाट इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो एक ही डॉक्ट्राइन में कितने सारे डॉक्ट्राइन्स आ गए। अगर तुम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, ओके, अगर तुम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखो तो इट इज एब्सोल्यूटली स्पेसिफिकली मेड कि कौन क्या कर सकता है। जो उनका लेजिस्लेचर रहता है, जिसे कैपिटल बोलते हैं, जिसे कांग्रेस बोलते हैं, जिसमें दो पार्ट्स हो गए, राइट। सेनेट जो कि हमारे राज्यसभा की तरह अपर चेंबर है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे लोकसभा की तरह लोअर चेंबर है। ये बनाएंगे लॉस। ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे लॉस। व्हाट विल दे डू? दे विल मेक लॉस। कीवर्ड ध्यान से सुनना, दे विल मेक लॉस। और इंपॉर्टेंट वर्ड इज दे विल मेक लॉस ओनली। कीवर्ड क्या है? ओनली। दे आर द ओनली वन दे विल मेक लॉस, ओके। उसकी साइड ही व्हाइट हाउस, अब तुम्हें तो मालूम ही है, द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट इज एन एग्जीक्यूटिव, ही विल कैरी आउट लॉस। उसमें प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, कैबिनेट आएंगे। ही विल यूज लॉ, ही विल अप्लाई लॉस। कीवर्ड समझो, इट ही विल अप्लाई लॉस एंड सुप्रीम कोर्ट will interpret and evaluate laws and etc and so on and so on. लेकिन यहां पर स्टोरी खत्म नहीं होती। हाँ, ये गड़बड़ है। इफ यू रियलाइज कि ये दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, देयर इज मोर टू इट। क्या मतलब? यहां तक मुझे सेपरेशन ऑफ पावर दिख गया, सर ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, ये लेजिस्लेटिव है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये जुडिशरी है। अरे हो तो गया, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड वी आर रनिंग अ सिस्टम। समझने की कोशिश करो, वी आर रनिंग अ सिस्टम। ये सिस्टम चलाना भी तो है। तो ये सिस्टम कैसे चलेगा भाई? हाँ सर, सिस्टम चलाने के लिए तुम्हारे पास चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे। कभी ना कभी तो कोई ना कोई ब्रांच गड़बड़ करेगा, कभी ना कभी लेजिस्लेचर अपनी गलतियां कर बैठेगा, कभी कभी एग्जीक्यूटिव अपनी अपनी गलतियां कर बैठेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसका काम देखो, जैसे जो लेजिस्लेचर है, दे कैन इम्पीच जजेस। ये क्या हो गया सर? ये काम हो गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजर। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है सर? इनके पास पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। ये लेजिस्लेचर को बोल सकता है, अच्छा तुमने जो लॉ बनाया ना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डू यू रियलाइज दिस? तो जजेस के ऊपर नजर हो गई लेजिस्लेचर की, लेजिस्लेचर के ऊपर नजर हो गई ऑफ द जुडिशरी। सर ये हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। उसी तरह से एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, इतना इजी नहीं होता अनलाइक आवर्स, ओके। हमारे यहां पर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ओके। आने वाले वीडियोस में मैं तुम्हें ये सब भी पढ़ा दूंगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर हमारे यहां पर है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा नहीं है कि यूएस में ऐसा नहीं है कि द प्रेसिडेंट को जब तक कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस नहीं होगा तब तक ही उनकी सरकार चलेगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब कुछ भी कर सकते हैं और लेजिस्लेचर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। देयर इज एन एक्सेप्शनल फॉर्मूला, एन एक्सेप्शनल मैकेनिज्म ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज इंपीचमेंट। इंपीचमेंट बड़ा मुश्किल काम होता है, नॉट एन इजी जॉब, बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इंपीच करके रिमूव किया जा सकता है। सो अमेरिका में वैसे भी एक और फॉर्मूला कि इंपीचमेंट का मतलब होता है सिर्फ एलिगेशन लगाना, इल्जाम लगाना। रिमूवल इज कंप्लीटली अ डिफरेंट बॉल गेम। हमारे यहां पर इंपीचमेंट का मतलब ही रिमूवल होता है। आइदर वेज मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि दे डू एक्सरसाइज अ कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड फाइनली द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। अरे बाबा वो तो लेजिस्लेचर साहब के ऊपर वीटो कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। दे कैन यूटिलाइज वीटो पावर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो ये जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है इनको नॉमिनेट कौन करता है? इनको नॉमिनेट भी तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। सो डू यू रियलाइज देयर इज अ वेब, स्पाइडर वेब बन गया है, ओके। एग्जीक्यूटिव ये करता है, लेजिस्लेटिव ये करता है, जुडिशरी ये करता है, वो तो मुझे दिख गया। सो आई कैन सी दिस पार्ट, ओके। सो मैं अगर इसको टेबल में देख लूं
तो मेरे पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट बड़ा ही क्लियर है। मैं मान गया कि यहां पर जो व्हाइट हाउस है वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो उनका अपना काम है, राइट। ये इनका अपना काम है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करते हैं, एब्सोल्युटली, ये भी समझ में आ गया। कैपिटल अपना अपना काम करता है, एंड दे ऑल्सो एक्सरसाइज ईच अदर के ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल, ये भी मेरे को समझ में आ गया। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। आई होप यू कैन सी दिस पार्ट। सो दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये सब क्यों जरूरी है? बिकॉज आप सिर्फ डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के बेसिस पर ही सेपरेशन ऑफ पावर कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। अब मुझे इसके लिए एक छोटा सा फिगर बनाना पड़ेगा, मतलब यू टू पिक्चर दिस। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही सेपरेशन ऑफ पावर पे बना हुआ है। एक बार देखोगे तो यूनाइटेड नेशन कॉन्स्टिट्यूशन ही ये क्लियर बोल रहा है, आर्टिकल 1, ये कैपिटल 1 है, इसमें सेक्शन 1 बोल रहा है ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स। वर्ड देखो कितनी अच्छी तरह से बोला है, ऑल लेजिस्लेटिव। तो ये आर्टिकल 1 रोमन न्यूमरल्स 1 का सेक्शन 1, ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स ग्रांटेड शैल बी वेस्टेड इन द कांग्रेस। उसमें सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। फिर आर्टिकल 2 का सेक्शन 1 बोल रहा है एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ही शैल होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ 4 years एंड टुगेदर विद द वाइस चोजन फॉर द सेम बी इलेक्टेड एज फॉलोज। उसका पूरा मेथड दिया हुआ है। फिर आर्टिकल 3 सेक्शन 1 में लिखा हुआ है द जुडिशियल पावर शैल बी वेस्टेड इन वन सुप्रीम कोर्ट एंड इन सच इंफीरियर कोर्ट्स एज द कांग्रेस में फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑर्डेन एंड एस्टैब्लिश द जजेस बोथ द सुप्रीम एंड इंफीरियर कोर्ट होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द गुड बिहेवियर एंड शैल एट स्टेटेड टाइम्स रिसीव फॉर द सर्विस अ कॉम्पेंसेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तो दिया हुआ है, लेकिन ये अलग है एज कंपेयर टू इंडिया। यहां पर प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर ये जो डिवीजन है ये रिजिड है। क्या मैंने बोला? ये रिजिड है। इन अदर वर्ड्स यहां पर ओनली वर्ड का बड़ा प्रयोग किया गया है। मेरी बात समझ आई कि नहीं? इट इज वेरी वेरी रिजिड, एकदम स्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। इट इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। जब सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दिया हुआ है, लेकिन इट इज वेरी वेरी रिजिड। एक बड़ा ही लैंडमार्क केस था, विच केस वॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, which was Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan 1975. So Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan of 1975 में यही सेपरेशन ऑफ पावर पे कॉन्सेप्ट पर आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को एनालाइज किया कि डू वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर। आंसर यहां पर यह आया यस। क्या? यस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा सिस्टम भी सेपरेशन ऑफ पावर को मानता है, लेकिन अब इसमें लेकिन क्या है? लेकिन हमारे यहां का सेपरेशन ऑफ पावर रिजिड नहीं है। क्या नहीं है? रिजिड नहीं है। वी डोंट हैव एक्चुअली मेंशनिंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पर देखा है तुमने कि यार एकदम सेपरेशन ऑफ पावर को एकदम पता है और 1 2 3, जैसे वहां पे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ऐसा नहीं किया हुआ। इन अदर वर्ड्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इतनी बुरी तरह से, इतने स्ट्रोंगली, इतने रिजिड तरीके से, इतने स्ट्रिक्ट तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर को प्रपोज नहीं करता। तो कैसे करता है? हमारे यहां पर एक डाइल्यूटेड, हमारे यहां पर एक फ्लेक्सिबल सेपरेशन ऑफ पावर है। लेट मी गो बैक टू द स्टोरी। कैसे सर? सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम अगर ध्यान से देखें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ध्यान से देखें तो हमारे यहां पर भी वही है। सर हमारे यहां पे क्या है? हमारे यहां पे थोड़ा ना लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे यहां पे भी है एग्जीक्यूटिव, हमारे यहां पे भी है लेजिस्लेटिव, हमारे यहां पे भी है जुडिशरी। बराबर है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉस को इंप्लीमेंट करना, हाँ सर। लेजिस्लेटिव का काम होता है टू मेक लॉस, हाँ सर। जुडिशरी का काम होता है टू इंटरप्रेट लॉस, बिल्कुल। लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल। अब मैं यहां पर ओनली वर्ड नहीं यूज कर रहा। क्या नहीं यूज कर रहा? मैं ओनली वर्ड नहीं यूज कर रहा।
तो मैं ये नहीं बोला कि एग्जीक्यूटिव इज द ओनली वन टू इंटरप्रेट लॉस या फिर एग्जीक्यूटिव विल ओनली इंटरप्रेट लॉस। कैसी बात कर रहे हो सर, क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं लिखा हुआ। कहां लिखा हुआ? मैं तुम्हें एग्जांपल दे सकता हूं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। So let us take an example of an executive. तो एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल क्या हो गया सर? एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ सर, एक एग्जाम्पल ले ले तो वैसे तो बहुत सारे, वाइस प्रेसिडेंट भी है, ओके, प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है, लेकिन अभी के लिए मैं एग्जाम्पल प्रेसिडेंट को ले रहा हूं। ठीक है सर, प्रेसिडेंट का काम क्या होना चाहिए सर? प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट का काम होना चाहिए ओनली टू अप्लाई लॉस और टू यूज लॉस, और टू यूज लॉस। हाँ सर, टू यूज लॉस। ठीक है, प्रेसिडेंट का काम होना चाहिए ओनली टू अप्लाई लॉस और यूज लॉस। अगर मैं इस एग्जाम्पल में यह बता दूं और मैं एक एग्जाम्पल दूं ऑर्डिनेंस, क्या दूं एग्जाम्पल सर? मैं एग्जाम्पल दूं ऑर्डिनेंस का। ये क्या हो गया सर? ऑर्डिनेंस? यस, अध्यादेश और ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। सर कहां से आता है? 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तुम लोग ने मर्जी से बना दिया, नहीं यार, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन कर रहा है। Article 123 of the Constitution itself talks about that the president can proclaim or rather can promulgate ordinances. और ordinance क्या होता है सर? Ordinance is like law. ये क्या बोल रहे हो? तुमने बोला था एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू यूज लॉस, लेकिन प्रेसिडेंट यहां पर ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं, और ऑर्डिनेंस अगर पास कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं? वो लॉ बना रहे। यार ये तो गड़बड़ हो गई। अगर तुम ऐसा बोलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ही चला गया। सेपरेशन ऑफ पावर के अनुसार तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव का काम सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ लॉज होना चाहिए, ओके, लेजिस्लेटिव का काम मेकिंग लॉज होना चाहिए। तो ये तो गड़बड़ हो रही है सर, हमें नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा ना। लेकिन इन फ्यू केसेस, इन सम केसेस, कभी कभी प्रेसिडेंट को अलाउड है टू मेक लॉज ऑल्सो। नाउ डू यू रियलाइज कि हम लोग थोड़ा बहुत एक दूसरे के टेरिटरी में जा सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, चलो ये हो गया, चलो एक और एग्जांपल देता हूं, आई थिंक इट विल बिकम इवन क्लियरर। ऑलराइट सर, जुडिशरी की बात करते हैं। जुडिशरी, सॉरी, तो जुडिशरी की बात करते हैं। जुडिशरी का काम क्या है सर? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका काम होता है टू इंटरप्रेट लॉस। ठीक है सर, ओके, इन लॉस का मीनिंग क्या है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, लॉस को इंटरप्रेट करना, लॉ बनाने का काम नहीं है इनका। हाँ सर, उसी तरह से एग्जीक्यूटिव काम तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने एक केस के बारे में सुना। कौन सा केस सर? केस का नाम था विशाखा केस। हाँ सर, विशाखा वाज ए स्टेट ऑफ राजस्थान। तुमने ये वर्ड बड़ा बड़ा कॉमनली सुना होगा। और ये केस #MeToo कैंपेन के समय बड़ा फेमस हो गया था। हाँ सर, ये #MeToo कैंपेन के समय काफी फेमस हो गया था। सर ये क्या हुआ है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, पॉश एक्ट। ओके, वैसे उसका नाम बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आमतौर पे पॉश एक्ट ऑफ 2013 बोला जाता है। तो हुआ क्या, एक केस था जिसमें भंवरी देवी, जो कि राजस्थान में थी, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हुआ। और जब कोर्ट ने देखा, जब वो जस्टिस के लिए गई, तो कोर्ट को यह पता लगा कि यार सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ध्यान से सुनना, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस नाम का कोई लॉ ही नहीं बना हुआ। दिस वॉज वे बैक इन 90s। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कोई बात हुई? जस्ट बिकॉज आपने लॉ ही नहीं बनाया, लॉ बनाने का काम किसका है सर? लेजिस्लेचर का। जस्ट बिकॉज आपने लॉ ही नहीं बनाया, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं हो सकता
कि उस लेडी को, वो जो विक्टिम है ऑफ क्राइम, उनको जस्टिस ना मिले। बिल्कुल सही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पास किए विशाखा गाइडलाइंस। क्या पास किए? विशाखा गाइडलाइंस। इन द एब्सेंस ऑफ लॉ बाय द पार्लियामेंट या फिर बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ये विशाखा गाइडलाइंस एक्ट करेंगे, इसके पास हो जाएगा द फोर्स ऑफ लॉ। 1998, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 97 या 98 से विशाखा गाइडलाइंस स्टेट्स को दिए गए और बोला गया कि जिस भी महिला को, जिस भी वुमेन को सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस फेस करना पड़ रहा है, उसको इन गाइडलाइंस के अनुसार प्रोटेक्शन और इन गाइडलाइंस के अनुसार उनको रक्षा की जाए। सर ये तो कमाल हो गया। मतलब जुडिशरी था। हाँ सर, जुडिशरी ने लॉ बना दिया। बिल्कुल। आई होप तुम समझ पा रहे हो दैट इन फ्यू केसेस हम लोग इधर से उधर कर सकते हैं, एक दूसरे की टेरिटरी में जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लेक्सिबल सेपरेशन ऑफ पावर। मैंने क्या बोला? दिस इज है सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन ये फ्लेक्सिबल सेपरेशन ऑफ पावर है। सो नाउ डू यू रियलाइज कि थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के टेरिटरी में जा सकता है, थोड़ा बहुत लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के टेरिटरी में भी जा सकता है, थोड़ा बहुत जुडिशरी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के टेरिटरी में जा सकता है। तो हमारे देश में जो सबसे ज्यादा एक्चुअली ज्यादा महत्व हो गया, पहले भी था लेकिन ज्यादा महत्व हो गया, वो महत्व हो गया ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव की टेरिटरी में जा सकता है, लेजिस्लेटिव जुडिशरी की टेरिटरी में जा सकता है, एंड वाइस वर्सा जा सकते हैं, लेकिन किस हद तक जा सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, इज द क्वेश्चन दैट कैन ओनली बी आंसर्ड बाय चेक्स एंड बैलेंसेस। तुम हमारी टेरिटरी में ज्यादा आए या कोई किसी की टेरिटरी में ज्यादा जाए, उसको उसी टाइम रोक लिया जाएगा। कैसे रोक लिया जाएगा? बाय चेक्स एंड बैलेंसेस। उसको बोला जाएगा रुक जा भाई, ओके तुम इसके आगे नहीं जा सकते। अगर तुमने ज्यादा किया, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट साहब हर थोड़े टाइम के बाद ऑर्डिनेंसेस पास करने लग जाए, क्या? यस। तो एक बड़ा फेमस केस था डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। सो प्रेसिडेंट साहब, उसमें जो बिहार राज्य था, उसमें नोटिस हुआ कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ 17 ईयर्स या 16 ईयर्स राइट, कंटिन्यूसली ऑर्डिनेंसेस को रीप्रोमलगेट किया गया। क्या बात करो। हाँ, तो गवर्नर साहब को एडवाइस दे दी गई और चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो वहां पे थे, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो बार बार ऑर्डिनेंसेस ही पास करते गए। मतलब लेजिस्लेचर बाईपास हो गया। जब लेजिस्लेचर बाईपास हो गया, डू यू रियलाइज कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस खराब हो जाएगा। इट इज सर्टनली नॉट एक्सेप्टेबल एट दिस स्टेज। आई होप तुम्हें समझ में आया कि इंडिया में चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट इज फार मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू यूएस, जहां पर ये क्लियरली मेंशन्ड है इन द। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रियलाइज कि सेम कॉन्सेप्ट होता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसमें थोड़े बहुत नुआंसेस जरूर होते हैं। सो जैसे इंडिया के सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर होगा और सेपरेशन ऑफ पावर फ्लेक्सिबल होगा एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पर एज आई टोल्ड यू वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ही इसको क्लियरली मेंशन कर रहा है। सो जब कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली रिजिड हो जाएगा। सो तुम्हें कभी क्वेश्चन आ गया कि क्या इंडिया में वही सेपरेशन ऑफ पावर है जो कि यूएस में, तो बोलना नो, ओके ऐसा भी नहीं है। इनफैक्ट वी आर मोर ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक मॉडल, जैसे कि इंग्लैंड का मॉडल है, which is more based upon executive is responsible to legislature, checks and balances etc. देखो हुआ क्या था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे पास दो एक्सपीरियंसेस का ऑलरेडी इंफॉर्मेशन था, एक द अमेरिकन और एक ब्रिटिश। हमें दोनों का आइडिया था, वी न्यू कि दो अलग अलग सिस्टम्स चल रहे, एक विच वॉज एग्जीक्यूटिव हैवी, द अदर वन विच वॉज लेजिस्लेटिव हैवी। एग्जीक्यूटिव यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मॉडल था, वो चल रहा था, एज अपोज टू पार्लियामेंट्री मॉडल या लेजिस्लेटिव मॉडल जो ब्रिटिशर्स का था। हैविंग सेड सो, हमने बहुत सारे मिक्सचर्स ले लिए। सो वी टुक अ फ्यू मिक्सचर्स फ्रॉम, or few components of government system from United States of America,
और कुछ हम लोगों ने इंग्लैंड से लिए, एंड देन वी मर्ज्ड इट एंड ब्लेंडेड इट एंड इंडियनाइज्ड इट टू आवर मेथड। इस मेथड को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अरे हमारा ना कॉपी पेस्ट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सर्टेनली नॉट यार, कैसी बातें कर रहे हो? इट इज नॉट कॉपी पेस्ट, इनफैक्ट वी टुक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, कंबाइंड इट एंड देन यूटिलाइज इट। तो ये तो हमारी समझदारी है, ओके, दिस इज हमारी इंटेलिजेंस, बाबा साहब की विजडम है कि वी टुक डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट सिस्टम्स, मर्ज्ड इट एंड इंडियनाइज्ड इट, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट अलग थी। सो इफ यू लुक, प्रेसिडेंट का स्ट्रक्चर हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया, क्योंकि हमें किंग नहीं बनाना था, मोनार्की नहीं बनानी थी, वो हमारा इंग्लैंड से आया, हमें वो वाला मॉडल नहीं चाहिए था, लेकिन वी वांटेड अ पार्लियामेंट्री मॉडल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हमने इसको मर्ज किया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमको याद रखना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर्स इज रिजिड इन यूएसए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज अपोज टू फ्लेक्सिबल सेपरेशन ऑफ पावर जो कि इंडिया में है। एक्चुअली सो मच सो कि इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, उसको सही मायनों में सेपरेशन ऑफ पावर से अच्छा सेपरेशन ऑफ फंक्शंस बोलना चाहिए, कि हमारे पास सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है एज अपोज टू सेपरेशन ऑफ पावर जो कि यूएस में। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो, और ये बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन हो सकता है ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। दिस कैन रियली मीन वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारे पास क्या है, वी आर फ्लेक्सिबल इन इंडिया, और ये तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो कि ये किसने बोला, ये सब मेरे ऊपर मत डाल देना। ये आया है फ्रॉम द इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस ऑफ 1975 से, एंड दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर्स इज फ्लेक्सिबल इन इंडिया। सो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो राम जवाई वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 में। सो द पॉइंट हियर इज Indian Constitution has not indeed recognized the doctrine of separation of powers in its absolute rigidity, but the functions of the different parts of branches of the government have been sufficiently differentiated. Word देखो कितनी अच्छी तरह से बोला गया है, but the word देखो functions of, अब मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं, but the functions, look at the word, pay attention to every possible word. It says the functions of the different parts or branches of the government have been sufficiently differentiated. So this is very important that you realize कि हम लोग कौन से पोर्शन को पढ़ रहे हैं। हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर से ज्यादा हम सेपरेशन ऑफ फंक्शंस पे कॉन्सेंट्रेट करें। सो राम जवाया वाज द स्टेट ऑफ पंजाब 1955 में, ये बड़ा क्लियरली मेंशन है। अगेन इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 75, separation of powers is a part of the basic structure of the constitution. None of the three separate organs of the republic can take over the functions assigned to the other. तो है, हाँ, लेकिन हमारा पर्पस वही सॉल्व हो रहा है जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का है, लेकिन हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स अमेरिकन सेपरेशन ऑफ पावर्स से अलग है, हमारा सेपरेशन ऑफ फंक्शन। अब तुम नोटिस करो कि एक ही टॉपिक को जब आप ढंग से पढ़ते हो तो तुम्हारे को कितने सारे नुआंसेस समझ में आने लग जाते हैं। इट इज नॉट सिंपल, it is very beautiful. You must pay close attention to every word, only then you will be able to realize this part. I hope मैं तुमको separation of powers पढ़ा पाया। तो हमारा एक और डॉक्ट्राइन खत्म हो गया, और वो डॉक्ट्राइन है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। लेट्स पे अटेंशन टू द नेक्स्ट डॉक्ट्राइन। मुझे आई होप तुम्हें मजा आ रहा है, और प्लीज ड्रॉप इन अ कमेंट, आई वुड रियली लाइक टू सी कि तुम इसके बारे में क्या समझते हो and what are you actually understanding with relationship to all of this part. So आगे देखते हैं, okay? Oh my God, अरे sir doctrines का doctrines, okay? The big man, the big doctrine, the doctrine of basic structure, yes. आमतौर पे जो मुझसे स्टूडेंट्स पढ़े हुए, those who started from me, they very well know about द डेप्थ एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो मैं अपनी क्लासेस में तुमको पढ़ा देता हूं। पॉइंट यहां पर यह है कि मैं हमेशा चाहता हूं कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको ये डॉक्ट्राइन बहुत अच्छी तरह से आए, एंड देयर इज अ रीजन टू इट। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर नंबर 1, ये मेड इन इंडिया फॉर इंडिया कॉन्सेप्ट है।
राइट, दिस इज अ मेड इन इंडिया फॉर इंडिया कॉन्सेप्ट। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की एक जुडिशियल इनोवेशन है। केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973 में ये जुडिशियल इनोवेशन हम लोगों ने की थी। व्हाट इज वेरी सरप्राइजिंग एंड इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम, एंड लेट मी पॉइंट इट आउट टू यू, कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कोई डॉक्ट्राइन, एटलीस्ट टू माई लिमिटेड नॉलेज, किसी भी कंट्री के किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। एटलीस्ट इन द एग्जैक्ट टर्म्स तो नहीं दिया हुआ है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना हमारे लिए एज इंडियन लॉ स्टूडेंट्स या फिर इंडियन एस्पिरेंट्स, हमको ये बात बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, बिकॉज ये हमारी इनोवेशन है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट। Let me explain this part to you in detail. So what is the basic structure doctrine? Basic structure doctrine को आप essential features of the constitution का doctrine बोल सकते हो। What can you say? सर आप इसके लिए बोल सकते हो it is the feature dealing with essential structures of the constitution और essential features of the constitution। क्या बोलना चाह रहे हो सर आप? What are you trying to say? Let me explain this to you. Let me assume a case. Let me just take an example of this part. मान के चलो एक ऐसा पावर है जो पार्लियामेंट के पास या स्टेट के पास ऐसी पावर है कि पार्लियामेंट और स्टेट, राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट चेंज कर सके। आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ऐसे बात बोलता हूं कि पार्लियामेंट को सपोज मैं एक पावर दे दूं कि पार्लियामेंट तुम ना कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हो। ओके, पार्लियामेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि मैं क्या पार्लियामेंट सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं? तो मैं उनको बोलूंगा नो। क्या मैं बोलूंगा? नो। मैं बोलूंगा नो, तुम सबको नहीं बदल सकते। अब पार्लियामेंट बोलेगा कि मैं कौन से पार्ट को नहीं बदल सकता। ध्यान से सुनना, मैं बोलूंगा पार्लियामेंट तुम सब कुछ बदल सकते हो, लेकिन तुम वो चीजें नहीं बदल सकते जो हटा दी जाए तो इंडिया इंडिया नहीं रहेगा। बात समझने की कोशिश करो। एट द एंड ऑफ द डे एक नेशन क्या होता है? एट द एंड ऑफ द डे एक कंट्री क्या होता है? सर एट द एंड ऑफ द डे एक नेशन एक आइडिया होता है, एक विचार होता है जिसको आप ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में डाल देते हो, जिसको उसके एक सिटीजन्स होते हैं जो उस विचार से इत्तेफाक रखते हैं, अग्री करते हैं। उसके सिटीजन्स एक जायज लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाते हैं जिसका काम होता है लॉ बनाना और उस लॉ को इंपोज करना ताकि वो आइडिया की रक्षा की जा सके। दिस इज ऑल कवर्ड अंडर एन अम्ब्रेला कॉल्ड एज सॉवरेनिटी, कि जी हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, हमारे विचार है, हमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। जिस तरह से इंडिया बना है, तो इंडिया भी एक विचार है या एक ग्रुप ऑफ आइडियाज है, ग्रुप ऑफ विचार है जिसको हमने एक ज्योग्राफी में डाला है। एक फिक्स बाउंड्री है, उसके सिटीजन्स है, सिटीजन्स की एक सरकार है, सरकार एक लॉ बनाती है, लॉ बना के उसको इंपोज करती है, अप्लाई करती है। वो पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सॉवरेनिटी नाम की एक ब्लैंकेट से कवर्ड है कि जो भी हम बनाएंगे हम अपने लिए करेंगे। You have got nothing to do with this part. So we are a sovereign country and this is how we function. मेरा कहने का मतलब यहां पे सिर्फ इंडिया से नहीं है। सर आपका इंडिया से नहीं मतलब है? ना, मेरा कहने का मतलब यहां पे सिर्फ इंडिया से नहीं, हर कंट्री एक आइडिया है। इजराइल एक कंट्री है, ओके, उनका एक विचार है, वहां पे वो लोगों ने एक टेरिटरी में डाला, लॉ बनाया, सिटीजन्स आए, सरकार आई, एटसेट्रा। रशिया एक आइडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स एक आइडिया है, ऑस्ट्रेलिया एक आइडिया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर कंट्री एक आइडिया पे बेस्ड है। आई होप मैं तुमको यहां तक लेकर जा पाए। आगे चलते हैं। अब ये जो आइडिया है, ओके, अब ये जो आइडिया है, इस आइडिया को मैं एक आध एग्जांपल दे देते। डेमोक्रेसी क्या इंडिया का आइडिया है? हाँ। रिपब्लिक क्या इंडिया का आइडिया है? हाँ। सॉवरेन, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens
justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation in our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949. Do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये जो प्रियम्बल है, ये जो प्रस्तावना है, इसे सारे जो शब्द है ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, ये आइडिया है, ये विचार है. हाँ बराबर है. इसको समझने के लिए अगर मैं ये बात बोलूं, मान के ऐसे मेरे को दिल कर रहा है, मैं पार्लियामेंट हूं और मैंने सोचा यार बाकी सब ठीक है, ओके बाकी सब ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी हटा देते या उससे भी छोड़ो लिबर्टी हटा देते या इक्वालिटी हटा देते, तुम क्या बोलोगे? क्योंकि नहीं यार ये मत हटा देना. तुम बहुत सारी चीजें हटा सकते हो, लेकिन वो चीजें अगर तुमने लिबर्टी हटा दी तो द वेरी आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गायब हो जाएगा. डू यू रियलाइज मैं कहां लेकर जा रहा हूं? सी, जब तुम बिल्डिंग बना रहे होते हो, तो मैंने एक बिल्डिंग बनाते हुए देखी लोगों को, मैंने बिल्डिंग बनाते हुए देखा, तो उस बिल्डिंग को बनाने के बाद अंदर मैं गया, अंदर सारी चीजें जो थी ना वो प्लास्टिक से बनी हुई. वेरी गुड, ओके सारा का सारा डेकोरेशन प्लास्टिक है. दूसरे जगह गया, वहां पर सब कुछ अंदर से बैम्बू से बना हुआ. अलाउड है यार, चेंजेस अलाउड है, लेकिन क्या ऐसी भी कोई बिल्डिंग बनेगी? इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि ऐसी भी कोई बिल्डिंग बनेगी जिसका कोई फाउंडेशन ही नहीं होगा? नहीं सर, बिना फाउंडेशन हवा में उड़ रही है बिल्डिंग, ऐसा हो सकता है क्या? नो. तो कुछ ऐसी चीजें होगी विच आर सिने qua non. इन अदर वर्ड्स, you cannot go against the idea. ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है. ओके पहले इसी थीम को पकड़ के रखना इन द लाइट ऑफ व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू. आगे की कहानी सुनो. आमतौर पे जो पढ़ाया जाता है उसमें एक बहुत लंबी चौड़ी दास्तान बता दी जाती है, लेकिन यह नहीं समझाया जाता कि एक्चुअली हो क्या रहा है. Why did we need it? वो सब बात की बात है. पहले हम इस बात को देख लेते हैं कि what is actually happening. Let us understand each of this. हमारे पास है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. सो एक बड़ी पुरानी कहानी है और इस कहानी को हम धीरे धीरे समझेंगे. जैसे दादी माँ की कहानी होती है वैसे हम एकदम धीरे इसको समझेंगे. स्टोरी स्टार्ट होती है वे बैक, बट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होती है. सो इफ यू लुक एट आर्टिकल 313 एंड आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 दोनों मेरे ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. पहले देख लेते हैं आर्टिकल 13. एक बार जरा ध्यान से बोर्ड पर ध्यान देखो, और यहां लिखा है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. Okay, breaking it up into relevant pieces. पहली बात है कि द रेफरेंस यहां पर जो आया है वो आ रहा है विद द वर्ड स्टेट. यस, सो द रेफरेंस इज टू द वर्ड स्टेट. स्टेट को बोला गया है तुम नॉट, यानी कि ये नेगेटिव इंजंक्शन दिया गया है, स्टेट को प्रोहिबिट किया गया कि स्टेट तुम ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते जो मेरे सिटीजन्स को जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए उसके खिलाफ जाए, उसकी कॉन्ट्रावेंशन करे. अगर ऐसा लॉ तुम बनाते हो, व्हेन आई से लॉ का मतलब यहां पर है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ. लॉ का मतलब यहां पर आएगा ऑर्डिनेंसेस, ये भी लॉ है. अच्छा, ऑर्डर्स, सर ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होता है, हाँ ये भी इंक्लूडेड है इसमें. ओके, बायलॉज, अच्छा, रूल्स, ओके, रेगुलेशंस, ओके, कस्टम्स और यूजेजेस having the force of law in the territory of India. याद रखना, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ये मैंने नहीं बोला, ये आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है.
The word law shall include ordinances, orders, bylaws, rules, regulations, notifications. अच्छा notifications भी है. Okay, regulations, notifications, customs, usages having the force of law in the territory of India. In other words, the long and short story यहां पर यह है कि भाई तुम कुछ भी नहीं कर सकते. जो मेरा फंडामेंटल राइट, मेरे सिटीजन का फंडामेंटल राइट या फॉर दैट मैटर एनी फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रावीन करे, अगर ऐसा कोई लॉ बनाओगे देन उतना पोर्शन जो कि कॉन्ट्रावीन होगा, अगर पूरा का पूरा ही कॉन्ट्रावीन करेगा तो और गड़बड़ हो जाएगा. ओके, उतने पोर्शन को मेरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे. ये फिर से तुम्हें लेकर जा रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू की तरफ. ठीक है सर, ये हो गया 13. अब पढ़ो आर्टिकल 368. यहां लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कीवर्ड इज डिस्पाइट एनीथिंग विच इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर amend by way of addition, variation or repeal any provision of the constitution in accordance with the procedure laid down in this article. कमाल की बात यह है कि जो तुम लोगों को लॉ जुडिशरी एस्पिरेंट्स को पूछा जाता है वो एक्चुअली इस टाइम पॉलिटी के स्टूडेंट्स को पूछा गया यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 में कि किस तरह से अमेंडमेंट की जा सकती है. तो ये तीनों वर्ड्स पूछे गए, वेरिएशन, एडिशन एंड रिपील. ये तीनों वर्ड्स आने चाहिए. सो आर्टिकल 368 बोल रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में एक्सरसाइज होगा. यार क्या हो गया सर? हाँ क्या हो गया है? मैं नहीं खेल रहा. यहां लिखा हुआ है एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. मेक अ पॉइंट ऑफ दिस, राइट? एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 368 is giving the permission to the parliament to amend any portion of the constitution, any provision of the constitution. It has to be read with. Let's go back. Circle back to this. यहां बोला है you cannot make any law which touches your fundamental rights. यहां बोला हुआ है you can touch any provision of this constitution. Now this is a dangerous option. This is a dangerous situation. Any provision versus Article 13 saying don't touch fundamental rights. Don't you realize this is an inherent conflict in the Constitution of India? This is an inherent conflict in the Constitution of India. This is the root from where the entire tree called as the doctrine of basic structure will emerge. So Article 13 and Article 368 का conflict ही ये स्टोरी का आगाज था और स्टार्ट था. डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट ही ना होता, ओके, अगर ये या फिर ये कहानी की स्टार्ट ही नहीं होती अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ना होता. और ये कॉन्फ्लिक्ट नोटिस नहीं हुआ. सर नोटिस नहीं हुआ ना, ये किसी को पता ही नहीं चला. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया गया नोबडी सॉ एनीथिंग. स्टोरी स्टार्ट हुई बिकॉज ऑफ अ पॉलिटिकल रीजन. जब नेहरू जी हमारे देश की सरकार चलाने आए तो नेहरू जी को रियलाइज हुआ, इनफैक्ट द फर्स्ट गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि इंडिया को बहुत स्ट्रिक्टली एक डेवलपमेंट की जरूरत है. बिल्कुल सही बात है सर. डेवलपमेंट के लिए आपको फैक्ट्रीज बनानी पड़ेगी, इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेगी, एटसेट्रा. लेकिन इंडिया का हाल बड़ा खराब था. तो नेहरू जी थॉट कि ये जो हाल खराब है इसको ठीक करने के लिए हमें जमीन लेनी चाहिए. जमीन जो उस टाइम पे थी वो लैंडलॉर्ड्स के पास थी. किसके पास थी? लैंडलॉर्ड्स के पास, जमींदारों के पास थी. अब जमींदार जो थे उनको पता चल गया था कि नेहरू जी को तो जमीन की जरूरत है. और जब जमीन की जरूरत होती है और किसी को भी मालूम है किसी भी चीज की जब डिमांड ज्यादा होती है तो फिर वो उसको ब्लैकमेल करने लगता है. सो लैंडलॉर्ड्स बोले हम नहीं देते जमीन, नेवर माइंड. फिर कौन देगा जमीन? जमीन तो देंगे नहीं बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ इंडिया जमीन इज विद डाउन लैंडलॉर्ड, जमींदारी सिस्टम है. अपार्ट फ्रॉम दैट जमींदार को एक चीज और मालूम थी. क्या मालूम थी? कि देयर इज समथिंग दैट इज प्रोटेक्टिंग देम. सर क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? प्रोटेक्ट उनको कर रहा था आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑब्वियसली इज अ फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट है वो डील करता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से.
किससे डील करता है सर? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से। सो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है, उसके अनुसार तुम्हारे पास एक फंडामेंटल राइट है, हर एक के पास एक फंडामेंटल राइट है, विच सेज दैट अगर आप नहीं बेचना चाहते, इफ यू डोंट वांट टू सेल, then nobody can force you to sell this land. उसमें फिर एक वर्ड था compensation allowance and that will do at some other stage. Either ways, story continues. Now, the government wants to have land. Okay, land is with zamindars. Zamindars are protected under Article 31. अब ये समझ लो, ये बड़ा खतरनाक ट्राइंगल हो गया. So now the government was now split in the middle कि यार अब ये चलाएंगे कैसे? How are we going to function now? अगर हमको जमीन चाहिए तो वी विल हैव टू डू समथिंग टू टेक अवे और रादर बाईपास 31, वरना तुमने जैसे लैंड एक्विजिशन के लॉस बना दिए उसी टाइम ये जमींदार पहुंच जाएंगे कि हाँ हमें तो आर्टिकल 13 मालूम है. यू कैन नॉट मेक एनीथिंग विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आवर एग्जिस्टिंग फंडामेंटल लॉस. तो भैया हम तो भाग लेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और दे विल डिक्लेयर इट एज वॉइड. तो नेहरू गवर्नमेंट ने और रादर उस टाइम पर पार्लियामेंट ने पास किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 ने जो पहली चीज इंट्रोड्यूस की वो थी आर्टिकल 31 कैपिटल ए. आर्टिकल 31 कैपिटल ए बोलता था कि अगर आप एग्रेरियन रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पास करते हो, और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पास करते टाइम 14, 19 और 31 ऐसा मेंशन किया गया था, राइट. अब मैं यहां पे पूरा नहीं डिटेल कर रहा हूं, लेकिन 14, 19, 31 डील किया गया. 14, 19 और 31 आर्टिकल अगर वायोलेट हो भी रहा है, कॉन्ट्रावीन हो भी रहा है, स्टिल इट विल बी हेल्ड एज लीगल. इन अदर वर्ड्स इट विल नॉट बी हेल्ड एज नल एंड वॉइड. ये कहां से आया सर? ये आया 31A फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से. इसी अमेंडमेंट में एक और आर्टिकल डाला गया विच वॉज आर्टिकल 31 कैपिटल बी. 31 कैपिटल बी अकेला नहीं आया था, उसके साथ आया था 9th शेड्यूल. तुम देख रहे हो 9th शेड्यूल के साथ 31B लिखा हुआ है. 9th शेड्यूल और 31B बोलता है, 31B बोलता है कि अगर तुम कोई भी लॉ डालो और उसको 9th शेड्यूल में डाल दो. मैंने क्या बोला सर? कोई भी लॉ डाल दो और उसको 9th शेड्यूल में डाल दो तो वो कोर्ट्स चेक नहीं कर सकते. ठीक है सर. सर वो कोर्ट्स चेक नहीं करेंगे तो फिर कैसे गड़बड़ होगा? फिर उसको कोई इलीगल डिक्लेयर ही नहीं कर पाएगा. बिल्कुल सही बात है. सो हमारे पास हो गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, ये हो गया 31A, ये हो गया 31B, एंड 31B इज एसोसिएटेड विद 9th शेड्यूल. सो 31B बोलता है कि भैया none of the acts or regulations contained in the 9th schedule shall be void on the grounds that it takes away any of the fundamental rights. मजा होगी सर. एक तरह से तुमने 31A, 31B और 9th शेड्यूल डाल के यू ओपन द गेट्स फॉर लैंड एक्विजिशन लॉस. बराबर है सर. लेकिन सर ये हमको जम नहीं रहा. सर जम नहीं रहा? यस. हमको लगता है इसको चैलेंज करना चाहिए, बिकॉज हमें लग रहा है आर्टिकल 13 डज नॉट अलाउ द स्टेट टू डू दिस. इसको चैलेंज किया गया in the very famous case called as Shankari Prasad Singh Deo versus Union of India case 1951. The simple question that was which the court was seized with is, my lord, are we allowed, is the parliament allowed to pass such a law which will take away the fundamental rights the way they have taken out in first constitutional amendment act? In other words, the question here is article 368 strong enough to go against article 13? which is stronger? अगर आर्टिकल 13 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आर्टिकल 368 ये नहीं कर सकता, और अगर आर्टिकल 368 स्ट्रॉन्ग है तो आर्टिकल 13 उसको रोक नहीं सकता. शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला 368 इज द विनर. व्हाट? यस, 368 इज द विनर. इन अदर वर्ड्स, अब इसका ऐसे लैंग्वेज में नहीं लिखा था, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू. That under Article 368, the Parliament is well within the powers to take away any of the fundamental rights the way they have done in First Constitutional Amendment Act of 1951. सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट एक बहुत ही बड़ा
सीक्वेंस ऑफ इवेंट स्टार्ट करने वाली थी, wherein it will be discussed again and again. It will be discussed again and again that क्या 368 is allowed to do what it has done. Either ways story continue होगी आगे. 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 का बारी आ गई. सर फर्स्ट अमेंडमेंट था, अब 17th अमेंडमेंट आ गया. यस, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 जब पास हुआ तो फिर से हमें रियलाइज हुआ कि इवन दिस इज गोइंग अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स. लो जी, इवन दिस इज गोइंग अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स. यस, सो इसको चैलेंज किया गया इन द नेक्स्ट केस विच इज कॉल्ड एज सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. प्लीज एक केसेस के नाम लिख लो. सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964 का केस था, और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में द क्वेश्चन केम अप अगेन विद द सुप्रीम कोर्ट, आस्किंग द सुप्रीम कोर्ट, माय लॉर्ड, is article 368 powerful enough to do what it is doing? Supreme Court again answered in the affirmative and said yes. Right, article 368 can do what it is doing in terms of fundamental rights. See, in other words, article 368 is dominating over article 13. Sir, ये तो बड़ा ही कमाल हो गया. But the things were about to change. सो अभी तक दो जजमेंट्स में लगातार 368 इज विनिंग, लेकिन अब सज्जन सिंह को चैलेंज किया गया इन द ह्यूज केस ऑफ गोलकनाथ. आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 ने दुनिया बदल दी इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री. आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में सुप्रीम कोर्ट said for the first time, या दो जजमेंट्स एक साथ ओवर रूल होने वाली है, that parliament can do anything, but parliament using article 368 cannot curtail the fundamental rights of the citizens. एक लाइन फेमस हो गई और वो लाइन थी, fundamental rights are sacrosanct. क्या बोला गया? Fundamental rights are sacrosanct. This was a big time. 1967 की ये जजमेंट ने पहली बार शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस को ओवररूल किया, और देखा जाए तो पार्लियामेंट की पावर को लिमिट कर दिया. बोला ना, यू विल बी लिमिटेड बाय द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल. वर्ड ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? पार्लियामेंट की पावर हैज बीन लिमिटेड बाय द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल. बिल्कुल सही बात है सर. सो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल क्या ये हुआ, और पहली बार, अरे सर पहली बार कहानी आर्टिकल 13 पे चली गई. जब तुम लोग सब लोग एंजॉय कर रहे थे कि हाँ हाँ सर इंडिविजुअल जीत गए, ओके मजे हो गई तुम्हारी, जब तुम लोग सब लोग एंजॉय कर रहे थे, यू कंप्लीटली फॉरगॉट कि देयर आर स्टिल डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दैट कुड हैव हैपेंड. बिकॉज इस टाइम पर हमें किसी और का स्वागत करना पड़ेगा, और वो स्वागत करना पड़ेगा मैडम इंदिरा गांधी का. यस, सो मैडम इंदिरा गांधी की सरकार, ओके 1967 में वी हैड अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअली 66 में थी, बट 1967 तक मैडम इंदिरा गांधी को ये रियलाइज हुआ कि ये क्या है यार, ये तो बड़ा खतरनाक से जजमेंट आ गया. गोलकनाथ जजमेंट से मैडम इंदिरा गांधी वाज नॉट वेरी हैप्पी, एंड शी वुड से कि हाउ कुड एनीथिंग, ध्यान सुना, हाउ कुड एनीथिंग be a limitation to the power of the parliament. Parliament तो sovereign will of the people से बन के आए. How could you say कि कोई भी उसको लिमिट कर सकता है? So Madam Indira Gandhi was not very happy with Golaknath judgment, and she did not make too much bones about it. She actually said it, okay, absolutely in the parliament while passing what is called as the 24th Constitutional Amendment Act 1971. So जब 24th Constitutional Amendment Act 1971 पास हुआ, I will read it out to you. Madam Indira Gandhi and the Parliament was cognizant of the fact that yes, there is something very important happening. I'll read it out for you. एक बार तुम लोग बोर्ड को देख लो. So this is the statement of object and reasons which is appended to the Constitution 1971, which was enacted as 24th Amendment 71. It says, ध्यान से सुनना, the Supreme Court in the well-known Golaknath's case, 1967, reversed by a narrow majority, 6-5 ratio से आया था ये judgment, its own earlier decisions upholding the power of the Parliament to amend all parts of the Constitution, including Part 3 relating to fundamental rights.
The result of the judgment is that the parliament is considered to have no power to take away or curtail any of the fundamental rights guaranteed by Part 3 of the Constitution. और नेक्स्ट पार्ट देखो, इट इज देयरफॉर कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोवाइड expressly that the parliament has the power to amend any provision of the constitution so as to include the provisions of part 3 within the scope of its amending power. अरे बाप रे बाप सर, 24th अमेंडमेंट 1971 ने अनलिमिटेड बना दिया पार्लियामेंट की पावर को. 24th अमेंडमेंट ने बाईपास कर दिया गोलकनाथ जजमेंट को, और दैट इज द रीजन 24th अमेंडमेंट को बोला गया एन अटैक ऑन डेमोक्रेसी. दिस अटैक ऑन डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर्स दे रहा था, इसको चैलेंज किया गया इन दैट केस जो आज की क्लास का टॉपिक है, दैट इज द केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973. इस केस में केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 को याद करना बड़ा जरूरी है. इसी केस में सुप्रीम कोर्ट केम क्रैशिंग डाउन ऑन the unlimited powers that the parliament has given to itself via 24th amendment 1971, and Supreme Court herein gave what is popularly called as the doctrine of basic structure and said a very, very authoritative line. It established, it laid down the law for all times to come and said Article 368 of the Constitution can do anything. No problem. They can even take away fundamental rights, but it cannot tear apart. It cannot violate the essential fabric of the Constitution. Very important. This essential fabric of the Constitution को ही बोला जाता है doctrine of basic structure. Now please understand, ये doctrine है. Doctrine है मतलब ये एक विचार है, ये एक विजन है. दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज अ विचार, दिस इज नॉट गोइंग, सो यू कैनॉट flip through the pages of the constitution and find out the basic structure written somewhere in the constitution. It's not written. You will not find it in any part. You won't find it now. But various parts of the constitution, from the various parts of the constitution, you can cull out certain essential parts. For example, democracy from some part, republic from some other word part. You can find secularism, you can find judicial review, you can find constitutional supremacy, and so on and so forth. Separation of power also is a part of basic structure doctrine. In other words, whose responsibility, on whose shoulder is it laid down, that on whose shoulder is it placed, that the interpretation of the judicial review or interpretation of the basic structure is on the judge. So judges on time to time, judges on from time to time will tell you that this XYZ thing is, or XYZ law or ordinance or bylaw or rules or regulation or notification or customs or usage, or for that matter even amendment, is adversely affecting something which is an essential feature of the Constitution or not. Hence this is a judicial innovation. This is called as a judicial innovation, making the parliament limited. What is limited? मैंने तुम्हें आज जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था, मैं उसी टॉपिक से खत्म कर रहा हूं. मैंने तुम्हें आज जो टॉपिक स्टार्ट किया था सेपरेशन ऑफ पावर्स, वो इस बेसिस पे स्टार्ट किया था. अनलिमिटेड पावर हमको मंजूर नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हमको मंजूर नहीं है. अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन वी हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर. वो आर्बिट्ररी हो जाती है, वो मिसयूज हो जाती है, something that is not acceptable to any of us. Hence हमें अनलिमिटेड पावर से डर लगता है. अनलिमिटेड पावर ऑटोमेटिकली डिक्टेटरशिप की तरफ रुझान हो जाती है, विच वी डोंट वांट. इसी बेसिस पे हमने सेपरेशन ऑफ पावर दिया था, और इसी बेसिस पे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया दैट अंडर नो सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस कैन वी अलाउ पार्लियामेंट टू बी अनलिमिटेड इन देयर पावर्स. Hence called as डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं वायोलेट कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव एंजॉयड आज का वीडियो. ओके, आई हैव बीन एबल टू, आई
थॉट, ओके, एटलीस्ट मैंने कोशिश की है कि तुमको जितना कॉम्प्रिहेंसिवली मैं यूट्यूब पर पढ़ा सकता हूं उतना मैं पढ़ा देता हूं. Such doctrines, there are many more in number. Okay, so you have doctrine of judicial review, you have doctrine of retrospective application, prospective applications, and whatnot. There are many doctrines. In time and in good time, we are going to cover all of them. But make sure कि ये सारे doctrines तुम देखो, और जब भी कोई judgment पढ़ो, जब भी कोई news करो, try and apply these judgments or these doctrines, and it will do you a world of good. I hope you have enjoyed this. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.